ओके, सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सो इस वीडियो में हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सी, ये हमारा आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब किसी भी इंसान का लाइफ या लिबर्टी फ्रीडम जो है नहीं छीना जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब इंडिया में किसी का भी लाइफ और लिबर्टी छीना जा सकता है, ठीक है। बट अगर वो आप छीनना चाहते हो, मतलब सरकार छीनना चाहती है, तो उसके लिए लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। सॉरी, डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है इन मर्डर केस या फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में। ओके, जैसे अफजल गुरु को डेथ पेनल्टी मिला था, तो उसकी लाइफ छीनी गई। बट क्यों? क्योंकि डेथ पेनल्टी का प्रोविजन जो है प्रॉपर लॉ के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। ओके, बट इसमें अब ये कंफ्यूजन आता है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। तो हम लोग शुरू से देखेंगे कि इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, क्या कंसेप्ट था, ठीक है। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, तो हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट लिया था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉ है जो कि लेजिस्लेचर से पास हो रहा है, पास्ड बाय लेजिस्लेचर, मतलब उसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर रही है। ओके, और जो लॉ पास करने के लिए प्रोसीजर दिया गया उसको फॉलो किया जा रहा है, एंड प्रोसीजर इज फॉलोड। तो वो लॉ कैसा भी हो, कितना भी ड्रैकोनियन हो, वो कोर्ट में वो कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे इंडिया में सेवेंथ शेड्यूल के अंदर स्टेट के पास कुछ स्टेट लिस्ट है, यूनियन के पास यूनियन लिस्ट है जिसपे वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टेट के पास एक सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। ओके, तो लॉ एंड ऑर्डर पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बिल बना सकती है, एक्ट पास कर सकती है। तो और इसका क्या प्रोसीजर कि पहले तो आपके वो जुडिक्शन में होना चाहिए कि आप उस पर लॉ बना सकते हो। दूसरा क्या होता है कि कोई भी अगर आप लॉ बनाना चाहते हो, तो पहले उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। मिनिस्टर, अलग अलग बिल का अलग प्रोविजन है कि वो कोई बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद उस पर डिबेट डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद वोटिंग होता है, मेजॉरिटी वोटिंग। फिर उसके बाद पार्लियामेंट के केस में राज्यसभा में जाता है, ठीक है। या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है, फिर वहां से पास होता है। उसके बाद गवर्नर या प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, कि लॉ पास कैसे होता है। तो ये है, इसी प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसीजर है लॉ के पास होने का। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट, चलो एग्जांपल लेते हैं कि जैसा भी हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट लिस्ट है जिस पे वो लॉ बना सकती है। तो मान लेते हैं किसी एक स्टेट ने ये लॉ पास कर दिया कि पुलिस जो है, पुलिस कैन डिटेन अ पर्सन फॉर 1 ईयर विदाउट ट्रायल, ठीक है। ये इंडिया के, मान लो किसी स्टेट ने ये लॉ पास कर दिया कि वहाँ की जो पुलिस है वो किसी भी पर्सन को 1 साल के बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, ठीक है। और वो प्रॉपर इस प्रोसीजर से पास की है कि उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इंट्रोड्यूस हुआ, डिबेट हुआ, मेजॉरिटी वोट से पास भी हुआ, फिर गवर्नर का एसेंट मिल गया, तो लॉ प्रॉपर पास हो गया, ठीक है। तो ये लॉ अनफेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी को बिना ट्रायल के 1 साल तक आप नहीं रख सकते हो कहीं जेल में बंद। बट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट।
क्यों चैलेंज नहीं हो सकता? क्योंकि आर्टिकल 21 ये बोलता था बस कि आपका लाइफ और लिबर्टी छीना जा सकता है अगर लॉ प्रोसीजर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। तो ये लॉ है, इसको हमने प्रोसीजर के द्वारा स्टैब्लिश किया, पास किया, तो अब अभी हम आप अब इसके थ्रू हम आपका फ्रीडम जो है वो 1 साल के लिए छीन सकते हैं। आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाता था, लेजिस्लेटर के पास बहुत ज़्यादा पावर था। ओके, तो इसी को फिर चेंज करके मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को चेंज करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना सफिशिएंट नहीं है। प्रोसीजर तो आपको लॉ बनाने के लिए फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉलो करना है, प्लस लॉ फेयर भी होना चाहिए, प्लस लॉ शुड बी फेयर ऑल्सो। मतलब आप ऐसे ही ऐसे कुछ आर्बिट्री अनफेयर लॉ नहीं बना सकते हो कि आपके मन में जो भी आया आपने वो बना दिया, ठीक है। तो आप प्रोसीजर तो फॉलो करोगे बट वो फेयर भी होना चाहिए। तो अब इसके तहत मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर सकता है एक तो प्रोसीजर, ठीक है, कि किस प्रोसीजर वो पास हुआ है, प्लस लॉ फेयर है या नहीं उसको भी वो चेक कर सकता है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर, सॉरी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर लेजिस्लेटर को ज़्यादा पावर, लेजिस्लेटिव को ज़्यादा पावर था, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशियरी के पास ज़्यादा पावर आ गया, ठीक है। तो मान लो अब तो जब 1978 के पहले अगर ऐसा लॉ पास होता तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली ने प्रॉपर प्रोसीजर से पास किया। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं, हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, कि लॉ सिर्फ प्रोसीजरली स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए, वो फेयर भी होना चाहिए, ठीक है। तब अगर अब 1978 के बाद अगर ऐसा लॉ बनता है जो कि अनफेयर है, ठीक है, कोर्ट को लगेगा कि अनफेयर है, भले ही वो पूरा एकदम प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया हो, उसको डिबेट किया गया हो, वोटिंग वोटिंग किया गया हो, असेंट मिला हो, ठीक है, स्टिल अगर वो अनफेयर है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस बस फेयरनेस का है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में फेयरनेस अकाउंट नहीं होता है, ड्यू प्रोसेस और लॉ में फेयरनेस अकाउंट होता है। यहाँ पे प्रोसीजर सिर्फ फॉलो होता है, प्रोसीजर बस एग्जामिन करता है कोर्ट, यहाँ पे प्रोसीजर भी एग्जामिन करता है और फेयरनेस भी एग्जामिन करता है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।